नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बीते दिनों देहरादून के टपकेश्वर सिद्धपीठ में आई भीषण बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। तमसा नदी के उफान पर थी, ऐसे में टपकेश्वर महादेव मंदिर भी आधे से ज़्यादा जलमग्न हो चुका है। आज सीएम धामी ने टपकेश्वर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने हालातों का जायजा लिया और अधिकारियों को भी निर्देशित किया। इसके बाद सीएम धामी ने टपकेश्वर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि से भगवान की कामना की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हालातों का जायजा लेने के लिए टपकेश्वर धाम पहुंचे हैं। टपकेश्वर में पूजा अर्चना की, बाढ़ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बीते रोज़ जिस तरह से टपकेश्वर में तमसा नदी उफान पर थी, उसने इस कदर अपना रौद्र रूप दिखाया कि हर कोई डर गया, सहम गया, क्योंकि ऐसे तस्वीरें दशकों बाद लोगों ने देखी। और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि 100 साल बाद ऐसा जो जल प्रलय है वो देहरादून में देखने को मिला है। बादल फटने की घटनाएं हुई हैं और ऐसे में मंदिर के चोटी तक नदी उफान पर थी। टपकेश्वर महादेव जो धाम है उसके अंदर पूरा मलबा आ गया है। हर तरफ जो है कीचड़, हर तरफ जो है नुकसान हुआ है। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री का यहाँ पर जाना निश्चित तौर पर एक संवेदनशीलता सरकार की दर्शा रहा है। सभी लोग चिंतित हैं। जहाँ पर महाराज जी जो कि वहाँ के पुरोहित हैं, उनका बिस्तर था, बेडरूम था, वो सब मलबे में तब्दील हो गया। टपकेश्वर महादेव का जो शिवलिंग था वहाँ तक मलबा आ गया। बीते एक दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटना से ने सहस्त्रधारा जैसे पर्यटक स्थल को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सारी दुकानें तहस नहस हो गई। व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बहुत सारे होटल और रेस्टोरेंट नदी के गाल में समा गए। हर तरफ मायूसी पसरी हुई है। सहस्त्रधारा में कितना नुकसान हुआ है और इसे अब दोबारा खड़े होने में कितना समय लगेगा, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर चैनल 24/7 ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस समय एचएनएन की टीम देहरादून के सहस्त्रधारा में मौजूद है। वही सहस्त्रधारा जहां देश नहीं बल्कि विदेशों से पर्यटक यहां पर घूमने आते थे। यहां पर पर्यटकों का तांता लगा रहता था। लेकिन बीते एक दिन पहले जो आपदा आई, बादल फटने की घटना हुई, उसने देखिए आप किस तरह से पूरे सहस्त्रधारा को बिल्कुल तबाह कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, यहाँ पर फन वैली हुआ करता था। ऊपर की तरफ देखिए सहस्त्रधारा फॉल्स, आगे तक जहाँ तक नजर आए वहाँ सब होटल ही होटल हैं। इधर सारे होटल थे जहाँ पर स्थानीय व्यवसायी जो है अपना व्यवसाय करते थे। मैगी पॉइंट थे, लोग आकर यहाँ पर नहाते थे। लेकिन इसका स्वरूप जो है बिल्कुल ही बदल गया है। अब ये किसी उफनती हुई नदी की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितना इसके आगोश में जब बादल फटा, जो कुछ भी आया उसने सब कुछ ये बहा कर ले गया है। और सहस्त्रधारा बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप ये देखिए, ये पीछे की सारी दुकानें जो है यहाँ से टूटती हुई सारी दुकानें चली गई। और पीछे ये दुकान देखिए, इसकी जो छत है देखिए, इसके बराबर से सारी दुकानें टूट गई। मेरे पीछे आप देखिए, मेरे कैमरामैन अर्जुन बिष्ट आपको दिखाएंगे, ये पूरी दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, टूट गई हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कभी यहाँ पर पर्यटक आते होंगे घूमने के लिए। ये पूरा देखिए, हम आपको पूरी वास्तविक हकीकत आज दिखाएंगे। सहस्त्रधारा जो पर्यटक स्थल है वो आज किन हालातों में है। ये देखिए, पूरा उजड़ चुका है, पूरा रेत बजरी नदी का आ गया है। ये देखिए, दाहिनी तरफ ये दुकान, सब जगह मलबा ही मलबा आपको दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पर पर्यटक आते थे, यहाँ पर चेंजिंग रूम हुआ करते थे। और इस तरफ देखिए, ये सारी दुकानें टूट गई हैं, सारी की सारी दुकानें। यहाँ पर साफ पानी में लोग नहाते थे, एंजॉय करते थे, परिवार के साथ आते थे। लेकिन ये सब कुछ तहस नहस हो गया है, पूरी तरह से प्रभावित है। अभी भी पहाड़ से जो नदी आ रही है, इसका वेग जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीचे की ओर दिखाइए बिश जी, ये देखिए कितना मलबा जो है इस सैलाब के अंदर आया।
दुकानें पूरी तरह से गंदी हो गई हैं, स्थिति बहुत ही ख़राब है। नमस्ते जी, आप लोग स्थानीय हैं क्या यहाँ पे? आपकी दुकानें हैं यहाँ पे? आपकी कौन सी दुकान है? ये आपकी दुकान है? तो जब ये त्रासदी आई तो आप कहाँ थे? घर पर थे। सूचना कैसे मिली? सोचा यार स्टाफ था ना साथ में, यहाँ सोता था, तो उन्होंने कहा बादल फट गया, फिर हमने कहा निकलो अपनी जान बचाओ, तो वो फिर सुरक्षित स्थान पर चले गए थे अपना आप ही। कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। हाँ, लापता बताया जा रहा है। लापता है? लोग तो 10 लड़के की टीम आई थी, बर्थडे बना रहे थे, 7 तो वो बह गए। बर्थडे मनाने घूमने आए थे? घूमने आए थे, 7 तो वो बह गए और 3 बचे हुए हैं, वो चले गए। अब 2-3 दिन कल तक तो थे, वो ढूंढ रहे थे यहाँ पे, लेकिन अब वो भी चले गए। गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान है, ऊपर मंजाड़ा गांव है, कालडीगाड़ गांव है, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान है। वहाँ पे 4 लोग दबे हुए हैं, अभी तक जेसीबी वगैरह पहुँच नहीं पाई। प्रशासन शासन भी क्या करे जब रास्ते ही नहीं है, कैसे निकाले उनको। सहस्त्रधारा जहाँ पे हम लोग आते थे, सभी लोग आते थे घूमने, अभी कैसे ये वापस अपने मूल स्वरूप में आएगा? भाजी गवर्नमेंट तो इसमें कुछ कर नहीं पाएगी। अब हम जैसे रोजी रोटी अपने बच्चे पालने के लिए करेंगे, कुछ दोबारा से स्टैंड करेंगे, दोबारा मेहनत करेंगे। कितना नुकसान हुआ है आपको? वह आपके सामने है जी सब कुछ। ये देखिए, देखिए ये पूरा दुकान, ये भाई साहब का पूरी दुकान जो है, पूरा मलबा घुस गया है, पूरा मलबा घुस गया। देखिए लोग अपनी दुकानों की सफाई कर रहे हैं, लेकिन अब समस्या ये है कि अब ये दोबारा अपने मूल स्वरूप में दुकानें आएंगी कैसे? क्या सरकार क्या मदद करेगी इनकी? प्रशासन क्या मदद करेगा? ये देखिए सड़कों पर आप देखिए, जहाँ तहाँ मलबा पसरा हुआ है, लोगों का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। ये सफाई हो रही है तो कितना मलबा आ रखा है और बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। कितनी गंदगी, झाड़ झंखाड़, कूड़ा करकट। दुकान यहाँ थी, यहाँ लोग आते थे, परसों तक लोग आ रहे थे, लेकिन बादल फटने की घटना हुई। देखिए नदी का सारा कूड़ा इसके अंदर आ गया है, पूरी तरह से ये दुकान क्षतिग्रस्त हो गई है। जो दुकानें बची हैं उनका हाल हम आपको दिखा रहे हैं, नहीं तो अधिकतर दुकानें, होटल जो है वो बह गए हैं। वो देखिए उस तरफ, वो देखिए इन लोगों का वहाँ पर होटल, मैगी वैगी खिलाते थे, लोगों का चेंजिंग रूम था वहाँ पे, वहाँ से लोग इस नदी में जो है नहाते थे, साफ पानी आता था यहाँ पर, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया है। अभी अपना टूटा हुआ फर्नीचर लेकर आ रहे हैं ये लोग। अभी भी जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट आ रहा है, अभी भी अगर तेज़ बरसात होती है तो सहस्त्रधारा में जो बची कुछ दुकानें हैं इनको भी खतरा हो सकता है। बड़ा सवाल यही है कि शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो प्रभावित है, जिनकी रोजी रोजगार प्रभावित हुए हैं, और जिस सहस्त्रधारा को घूमने के लिए देहरादून में लोग विदेशों से, देश के अलग अलग कोनों से आते थे, क्या वो मूल स्वरूप में दोबारा लौट पाएगा? अगर हाँ तो कितना समय लगेगा, ये बड़ा सवाल है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अर्जुन बिष्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, सहस्त्रधारा, देहरादून। उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल की नेता और संगठन सृजन की चमोली प्रभारी आराधना मिश्रा गुरुवार को थराली पहुंची। उन्होंने केदारबगड़ में थराली के आपदा प्रभावितों को 157 आपदा राहत किट बांटी और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस आपदा में राहत बचाव कार्यों में विफल रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को जिस तरह से आपदा राहत पैकेज के रूप में केंद्र सरकार से महज 1200 करोड़ की धनराशि मिली है, ये आपदा से हुए नुकसान की भरपाई और आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन के लिए बहुत कम है। सबसे पहले तो मेरी पूरी संवेदना पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं उस संवेदना भी व्यक्त करती हूँ। दुख है जो कुछ दिन पहले क्लाउडबर्स्ट से थराली में जिस तरह की आपदा आई, उस पर लगातार हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, हमारे यहाँ लोकल ब्लॉक लेवल का जो संगठन था, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे चेयरमैन और सभी लोगों ने लगातार लगे रहे, प्रमुख हमारे और PCC से भी हमारे आर्या जी आए यहाँ पर, जितनी मदद हो सकती है लगातार ये लोग दिन रात लग करके थराली में मदद कर रहे हैं लोगों की जो आपदा ग्रस्त है। पर जिस तरह से मैं आई हूँ, रास्ते में पूरी रास्ता बह चुका है, अभी भी जिस तरह के हालात हैं वो बहुत ही दुखद है। मुझे आज मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैंने यहाँ पे लगभग 157 परिवार हैं जो की सूची हमें प्रशासन से मिली है,
उन सभी लोगों को आज हमने बुलाया है AICC की तरफ से, आदरणीय खड़गे जी की तरफ से, आदरणीय राहुल जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से और KC वेणुगोपाल जी की तरफ से आज यहाँ पर ये राहत सामग्री का वितरण हम लोग कर रहे हैं। लक्सर में गंगा और सोलानी नदी के किनारे खेती करने वाले करीब 1500 परिवारों की सब्जियों की फसलें पानी में बह गईं। किसानों को लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया कि मौसमी सब्जियां तैयार थी, लेकिन अचानक नदियों में छोड़े गए पानी से सारी फसलें नष्ट हो गईं। पिछले सालों की तुलना में इस बार नुकसान कई गुना ज़्यादा हुआ है। मंडी में स्थानीय सब्जी न आने से बाजार में रेट 2 गुने हो गए हैं। इस बाढ़ के प्रकोप से बहुत सब्जियों पर पैसा बढ़ गया है, रसोई बहुत महंगी हो गई है। अमूमन जो गोभी 30 रुपये मिल जाती थी, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो या 40 तक मिल जाती थी, वो 80 और 100 रुपये मिल रही है। हरी मटर ले लो, हरी मटर को जो है 50 रुपये किलो या 60 रुपये किलो मिलती थी, वो 400 रुपये किलो बिक रही है इस समय, 100 रुपये की 250 ग्राम। इसी तरह सभी बढ़े हुए हैं। शिमला मिर्च 120 रुपये, 140 रुपये, सभी तरह की सब्जियां जो है महंगी हो गई हैं। और इस पानी के इस बरसात में जो है क्या नाम बाढ़ आने के कारण रसोई महंगी हो गई है बहुत ज़्यादा। यही कहना है कि जैसे इस बार बारिश भी कुछ ज़्यादा ही रही, जिसकी वजह से लौकी थोड़ी वगैरह की सब बेल वगैरह जो है ये सब नष्ट हो गई हैं और उसी की वजह से भी कुछ रेट बढ़े हैं। और पहले जो रेट थे उससे दुगने 1.5 गुने के आसपास आ गए। सभी चीज़ों में सब्जियाँ जितनी हरी सब्जियाँ थी वो सभी महंगी हो गई हैं, इसलिए कि भाई एक तो उनकी पैदावार कम हो गई पानी ज़्यादा होने से। आम आदमी के लिए मुश्किल हो रहा आम आदमी को जनजीवन मुश्किल हो रहा है इससे। देखिए, लगातार बारिश होने से जो फसलों को नुकसान हुआ है उसका हमने सभी तहसीलों में अभी शुरू में आकलन कराया था, लेकिन लास्ट के 5-6 दिनों में फिर से काफ़ी बारिश हुई है, जिसमें गन्ने की फसल के साथ-साथ अन्य जो हमारी रोज़मर्रा की सब्जियां हैं, जो फसल है, उन पर भी नुकसान की खबर आ रही है, खासकर लक्सर खानपुर क्षेत्र से और कुछ भगवानपुर के क्षेत्र से भी। तो वहाँ पर उद्यान विभाग, कृषि विभाग और राज्य विभाग का संयुक्त सर्वेक्षण कराया जाएगा और जो भी नुकसान हुआ है किसानों को उसकी पूरी हम लोग उसको कंपनसेशन आदि की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही कुछ खबरें ऐसी भी थी कि क्योंकि सब्जियों की सप्लाई में भी दिक्कत आई थी, जैसे कि रास्ते बंद होने की वजह से या फिर जलभराव की वजह से, तो उसमें रेट्स को लेकर भी कंसर्न था कि कहीं सब्जियों के रेट्स बढ़ ना गई हों। तो उसको लेकर भी फूड डिपार्टमेंट के साथ और उद्यान विभाग के साथ हम कोशिश करेंगे कि जगह-जगह जो रेट लिस्ट हो वो ज़रूर दुकानदार लगाएँ, ताकि कोई भी इस मौके पर अधिक रेट में सब्जी बेचकर मुनाफ़ा आदि की कार्रवाई में इसमें ना करे और सही रेट्स ही ग्राहकों को मिले। हरिद्वार की मनसा देवी पहाड़ियों पर लगातार भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। शिवालिक पर्वत का एक बड़ा हिस्सा भी कभी भी टूटकर नीचे गिर सकता है। पिछले 1 महीने में काली माता मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक पर कई बार मलबा गिर चुका है। स्थानीय लोग और पर्यटक दहशत में हैं और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल विशेषज्ञों और प्रशासन की टीम निगरानी में जुटी हुई है ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। भीमगोड़ा पर्वतमाला जो भीमगोड़ा से लेके काली मंदिर और सुरंग हर की पौड़ी तक जाती है, मनसा देवी पर्वतमाला। इस पर भीमगोड़े के पास एक पहाड़ जो 2 दिन पूर्व जैसा प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि रात्रि में आकाशीय बिजली से क्षतिग्रस्त हुआ था और जिसका एक बड़ा हिस्सा अब टूट के गिरने की कगार पर खड़ा है और ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसमें से कुछ हिस्सा कल प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिछली तरफ उसमें से कुछ मिट्टी वगैरह ढही है और आगे का हिस्सा बिल्कुल टूटा क्षतिग्रस्त अवस्था में है। आगामी समय में नवरात्रि है जिसमें महाकाली मंदिर की तरफ श्रद्धालुओं का आवागमन होता है और भीमगोड़े से लेके हर की पौड़ी तक एकल पैदल मार्ग है जिससे हर की पौड़ी तक श्रद्धालुगण आवागमन करते हैं। साथ ही भीमगोड़ा रिहायशी इलाका और उसके साथ साथ काली मंदिर के आसपास का भी रिहायशी इलाका पड़ता है। ये अगर पहाड़ क्षतिग्रस्त होकर टूट के गिरता है इस तरफ तो भारी क्षति, भारी अनहोनी की हमारे को इसमें आशंका है और भगवान ना करे कोई एक बड़ी अनहोनी घटित हो जाए। इसलिए हम जिलाधिकारी हरिद्वार से जो लगातार आपदा की घड़ी में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपदा की घड़ी में जो भी काम उचित से उचित प्रभावी कदम उठा रहे हैं, उनसे जनहित में अपील करते हैं कि कृपया करके इस पहाड़ के लिए कोई प्रभावी समुचित व्यवस्था तत्काल उठाते हुए इस पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण कुछ ठोस उपाय किए जाए जिससे स्थानीय निवासी, राहगीर और श्रद्धालुओं को एक बड़ी अनहोनी से बचाया जा सके। इसमें कुछ फोटोज और वीडियोस के माध्यम से संज्ञान में लाया था कि मनसा देवी पहाड़ के पास ही कुछ एक जगह है जहाँ पर स्लाइडिंग जोन क्रिएट हुआ है
उसको लेकर राज्य हमारे जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनसे अनुरोध किया था, जिन्होंने जियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ पे भेजी है जो आज जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य नेशनल पार्क और रेलवेज और PWD सभी की टीम्स के द्वारा भी कल निरीक्षण किया गया है और जो भी उचित उपचार की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके साथ ही इस पहाड़ी के नीचे की जो भी बसावटें हैं, दुकानें हैं, घर हैं, वहाँ पर भी हमने कल भी अनाउंसमेंट कराया था, आज भी अनाउंसमेंट करा रहे हैं ताकि वो लोग भी सतर्क रहें। अंकिता भंडारी हत्याकांड के 3 साल पूरा होने के बाद भी उचित न्याय मिलने को लेकर आज नैनीताल के जागरूक नागरिकों संगठनों ने मिलकर पूर्ण न्याय की मांग को लेकर न्यायालय के श्री राम सेवक सभा प्रांगण से लेकर तल्लीताल गांधी चौक तक जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जुलूस में शामिल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महाराज ने कहा कि 3 साल बीत जाने के बाद भी अंकिता को प्रदेश सरकार की उदासीनता के चलते पूर्ण न्याय नहीं मिल सका है। भंडारी को आज 3 साल हो गए घटना घटे। वीआईपी कौन है, हमारा प्रश्न ये है। सरकार की एसटीएफ का ये कहना कि वीआईपी कमरा था, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। लड़की लिख रही है कि वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया है और सरकार की तरफ से पुलिस ये कहती है कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं कमरा था, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और वो वीआईपी के साथ साथ मुख्यमंत्री और विधायक जो महिला है बिस्ट, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिनने सबूत मिटाए, डोजर चलाने की कार्रवाई जिनने करे, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये हमारे प्रश्न है। नहीं उठेगा अगर विधानसभा चलेगी, क्योंकि धामी नहीं चाहते विधानसभा चले और इसीलिए 1.5 दिन में विधानसभा समेट ली गई। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, वो जो नंदी परी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी तक नहीं करी सरकार ने, जिसको हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी थी, वो बरी हो गया। इससे शर्मनाक और क्या होगा। इस राज्य में शासन नाम की कोई चीज नहीं है और प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्ट है। महिलाओं पर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अभी जो उसको अपराधियों को जो आजीवन कारावास दिया है वो काफ़ी नहीं है और ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है। और इसमें जितने भी हमारे जन आंदोलनकारी लोग हैं, यहाँ की जनता है उत्तराखंड की, जितने भी अपराध महिलाओं के खिलाफ इस समय उत्तराखंड के अंदर, देश के अंदर बढ़े हैं, हम चाहते हैं उन पर रोक लगे और जो उनके दोषी हैं उनको फांसी की सजा मिल जाए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा द्वारा क्वारब की बदहाली के लिए अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद कांग्रेस ने विरोध किया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अजय टम्टा का पुतला फूंका और नारेबाजी की। भोज ने मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदार बताया और कहा कि विरोध आगे भी जारी रहेगा। जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री है, सड़क परिवहन मंत्री हैं अजय टम्टा जी द्वारा जिस तरह उनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान क्वारब की रोड के लेकर दिया गया, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के जो विधायक हैं और कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो है इसके काम रुकवाने का काम किया गया, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अल्मोड़ा की जो जनता है वो जनता को उन्होंने अराजक तत्व कहा। अगर अपनी मांगों को उठाना अराजकता है तो ऐसी अराजकता करने को हम हमेशा तैयार बैठे हुए हैं। और जिस तरह की समस्या आज क्वारब की बन चुकी है, लगभग 1.5 साल हो गए हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री जो सड़क परिवहन मंत्री हैं और उनके द्वारा जिस तरह से अपने ही क्षेत्र में जो उनका क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है, अपने गृह क्षेत्र में जो व्यक्ति काम नहीं करा पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति और क्षेत्रों में क्या काम करा पाएंगे जो उनका पूरा देश भर के वो मंत्री हैं और जो अपने गृह क्षेत्र का काम नहीं करा पा रहे, तो और देश में क्या स्थिति होगी ऐसे मंत्री को। चमोली के कांग्रेस संगठन सृजन की पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा ने थराली में नारायण बगड़ देवाल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां उन्होंने जिलाध्यक्ष पद के लिए कार्यकर्ताओं की राय जानी। आराधना मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अब तक वे चमोली में 8 बैठकें कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद एक पैनल तैयार किया जाएगा। तारीख से मैं यहाँ पे हूँ और मेरे साथ पीसीसी से हमारे 3 वरिष्ठ प्रभारी भी हैं, जो लगातार हम लोग चमोली ज़िले के आज को मिला लें अगर तो 8 ब्लॉक हमारे आज पूरे हो जाएंगे, जिसमें नगर पंचायतें भी हैं, नगर पालिका भी है। कल हमारे 2 बस शेष रह जाएंगे। और जिस तरह का उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और एक विश्वास इस संगठन सृजन कार्यक्रम के लिए है, वो मुझे एक नई प्रेरणा दे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ध्येय से मुझे पार्टी ने यहाँ पे पर्यवेक्षक के रूप में AICC से भेजा है,
मैं यहाँ पर लोगों से मिल रही हूँ और कम से कम लगभग 700-800 लोगों से मेरा संवाद हो चुका है। 1-to-1 भी हुआ है, मैंने बैठकें भी की हैं, कई समाज सेवियों से मिली हूँ, संगठनों से मिली हूँ और उन सबकी राय जानी है। एक पैनल बना के मुझे यहाँ से भेजना है चमोली से, जिससे एक ऐसा संगठन चमोली में बने जहाँ 3 सीटें हमारी विधानसभा की हैं और आने वाले 2027 के चुनाव में वो तीनों सीटों पे हम जीत दर्ज करें। ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम एक मजबूत संगठन, और मैं तो कहूँगी कि जितनी मजबूत कांग्रेस चमोली में है मैंने शायद और कहीं नहीं देखा, बस हमें संगठन को संगठित करने की आवश्यकता है।